नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था आरएएस भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान की इस आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के विषय में। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये हमारा जो पाठ्यक्रम है इसमें पहला टॉपिक हमने कर लिया था संविधान सभा। पहली क्लास में हमने इसको देखा था, संविधान सभा क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या इसने काम किए थे और संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ। दूसरी क्लास में हमने बात की थी भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में। हालांकि तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है संवैधानिक संशोधन, लेकिन उससे पहले हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के विषय में बात करना चाहेंगे। कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, जो हमारी 12 अनुसूची हैं उनके विषय में बात करेंगे। हालांकि डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए ताकि बाकी चीज़ों को समझने में आसानी रहे और हमारा सिलेबस किसी भी प्रकार से अपूर्ण न रहे। अनुसूचियाँ और साथ ही साथ हम भारतीय संविधान का निर्माण करते समय जो स्रोत थे हमारे, उनके विषय में भी बात करेंगे। ये दो टॉपिक अलग से अपने यहाँ देख रहे हैं संवैधानिक संशोधनों को करने से पहले। छोटा टॉपिक है अनुसूची का, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार जब हम पढ़ेंगे तो ये आता है ये कौन सी अनुसूची में है, ये कौन सी अनुसूची में है दोस्तों। तो चलिएगा बात करते हैं आज की क्लास में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के विषय में। जो हमारे भारतीय संविधान है उसके अंदर 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। समयानुसार धीरे धीरे अनुसूचियाँ 9, 10, 11 और 12 को इसमें जोड़ा गया, और वर्तमान में अगर पूछा जाए कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। जैसा हमने संविधान के निर्माण के समय में देखा था कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हमारे संविधान में थी, और फिर धीरे धीरे इनमें बढ़ोतरी होती रही थी। 8 से 12 अभी 12 हैं, सभी के विषय में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अनुसूची के विषय में बात करें, प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है। यहाँ हमारे जो प्रश्न बन सकता है कौन सी अनुसूची में क्या दिया गया है और वहीं तक हम सीमित रहेंगे, वही बातें करेंगे। तो पहली अनुसूची में दिए गए हैं हमारे जो भी राज्य हैं, विभिन्न राज्य हैं भारतीय देश के, भारतीय राज्य क्षेत्र के, उन सभी राज्यों के नाम हैं, और साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी जिन पर केंद्र का अधिकार होता है, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, संघ शासित प्रदेश कह सकते हैं, उनके नाम हैं। यहाँ सीमाएं और इनके न्यायिक क्षेत्र, यानी पहली अनुसूची में क्या है, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाएं और उनके न्यायिक क्षेत्रों के विषय में बताया गया है। अभी वर्तमान में हम बात करें कितने राज्य हैं, तो भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कितने आते हैं, 28 राज्य, यानी 28 स्टेट हमारे पास में हैं जिनके विषय में यहाँ पर बात की गई है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, या इन्हें हम संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान स्थिति हमारे पास में ये है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो याद हो गया होगा दोस्तों दूसरी को करने से पहले कि पहली अनुसूची में क्या क्या है, भारतीय राज्य क्षेत्रों के नाम है, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है, उनकी सीमाएं, न्यायिक क्षेत्र दिए गए हैं। तो पहली अनुसूची में भारतीय राज्य क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची से हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या दिया गया है इसमें, तो इसमें दिया गया है हमारे संविधान के अनुसार विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और उनकी उपलब्धियां क्या होगी, उनको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, जिनमें शामिल है राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों जहां हमने कहा पहली अनुसूची के अंदर भारतीय राज्य क्षेत्र के राज्यों और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम, सीमाएं आदि के विषय में बताया गया है। दूसरी अनुसूची के अंदर जो संवैधानिक पद हैं उनके वेतन भत्ते बताए गए हैं। इन वेतन भत्तों में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के वेतन से संबंधित जानकारी मिलती है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो यूं याद रख सकते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति,
तो राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का के न्यायाधीशों के विषय में, राज्य विधानसभाएं हैं उनके अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, क्या हम याद करें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के विषय में जानकारी दी गई है। इसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग के जो भी वेतन भत्ते हैं वो भी हमें यहाँ से पता चलते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो देखें तीसरी अनुसूची जो संबंधित है वो है शपथ से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ दी गई है। अब इन शपथ में किन किन की शपथ है, संघ व राज्य सरकार के जो मंत्री बनेंगे उनको कौन कौन सी शपथ ग्रहण करनी है, संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्य यानी संसद सदस्य, जो भी हमारे सांसद होंगे सांसद सदस्य, और जो भी हमारे विधायक होंगे उनकी शपथ का विवरण है यहाँ पर। संसद व राज्य विधानमंडल तो जो अभ्यर्थी होंगे उनका भी शपथ यहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, इनकी शपथ जो है वो हमें कहाँ से पता चलती है, तीसरी अनुसूची से। तो याद रखिएगा, शपथ का वर्णन है कौन सी अनुसूची में, तीसरी में। सबका हो गया ना, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, वो ये है कि राष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन से की शपथ नहीं है, राष्ट्रपति का अपना खुद का अनुच्छेद है। याद रखिएगा, 100 से 60 और 100 से शपथ। राष्ट्रपति की जो शपथ है उसका वर्णन उसके अनुच्छेद के अंतर्गत ही दिया गया है 60 नंबर में। राष्ट्रपति की शपथ यहाँ पर नहीं लिखी गई है। तो और किसकी नहीं लिखी गई है, उपराष्ट्रपति की शपथ भी यहाँ नहीं है, वो 69 में है। और इसी प्रकार से जो हमारे राज्यपाल होंगे उनकी शपथ का वर्णन भी यहाँ नहीं है, वो 159 में है। यानी ये तीन जो हैं इनकी शपथ का वर्णन इसमें नहीं है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न आरपीएस से पूछ सकती है या अधीनस्थ बोर्ड, जो भी अभी तो हम आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम के अंदर जहाँ याद रखिएगा 3 चीज़ें आ जाए वहाँ प्रश्न अच्छा सा बन सकता है और पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसकी शपथ का उल्लेख हमें तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। कौन से का नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। और यहाँ आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, तीनों ही जो हैं एक प्रकार से हम कहीं नाम मात्र की कार्यपालिका में शामिल होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति पद संभालता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक ही हो गया और राज्यों के अंदर राज्यपाल हो गया। तो इनकी शपथ का उल्लेख क्या है, अलग से दिया गया है, क्योंकि बाकियों के चुनाव अलग तरह से हैं, यहाँ आप देखें, और इनका चुनाव जो है वो क्या होता है, थोड़ा अलग तरह से होता है। तो इन 3 का वर्णन इसमें नहीं है तीसरी अनुसूची में, बाकी सबका है। इसके बाद में हम बात करें चौथी अनुसूची के विषय में और 5वीं अनुसूची के विषय में। तो चौथी जो हमारी अनुसूची है उसमें राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की बात की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली अनुसूची में क्या था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन था, और तीसरी अनुसूची में अभी हमने क्या देखा है, तीसरी अनुसूची के अंदर जो है हमने शपथ के विषय में बात की है। चौथी अनुसूची जो है इसके अंदर किसके विषय में बात की गई है, जैसा एक में हमने क्या देखा था, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, यहाँ पर हमने क्या कहा है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में, तो उसका वर्णन यहाँ पर चौथी अनुसूची में मिलता है। 5वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ देखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से ये संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, चौथी तक तो राज्य और शपथ से चल रही है। 5वीं अनुसूची जो है उसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण है। यहाँ अनुच्छेद 244 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है राज्य के किसी क्षेत्र को या समस्त भाग को अनुसूचित घोषित कर सकता है, जिसका प्रशासन राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है। अब यहाँ अच्छा प्रश्न है कि किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग को अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो कौन करेगा, तो वो करेगा राष्ट्रपति करेगा, उसका प्रशासन राज्यपाल के पास में होता है। तो हमने क्या कहा कि किसी
क्षेत्र को अगर अनुसूचित घोषित करना है तो करेगा राष्ट्रपति। और ये उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 244 के अंदर मिलता है। उसका प्रशासन राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व या केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में होता है। इसके बाद में हम बात करें छठी और सातवीं अनुसूची के विषय में। तो दोस्तों छठी अनुसूची जो है इसमें विशेषतः याद रखना पड़ेगा, 1 असम, 2 मेघालय, 3 त्रिपुरा और 4 मिजोरम। वैसे भी हम भारतीय क्षेत्र की जब बात करते हैं तो ये हमारे पूर्वोत्तर जो राज्य हो गए वही हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध है। ये वाला जो एरिया रह गया ये हमें कहाँ मिलेगा? छठी अनुसूची में मिलेगा। और इसमें कौन कौन से आ गए? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनका जो जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध यहाँ पर हमें छठी अनुसूची में मिलता है। और इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे हम संविधान के अंदर का संविधान कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? संविधान के अंदर का संविधान। अब इनके प्रशासन के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? तो स्वायत्त क्षेत्रों और जिला परिषदों का गठन इसके द्वारा किया गया है। अभी अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसने लद्दाख को भी छठी अनुसूची में शामिल करने की बात की है। अभी हुआ नहीं है, आगे जब भी अपडेट हो जाए तो आप उसको देख लीजिएगा। सातवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो सातवीं अनुसूची में याद रखिएगा 6 से 7 और 6 से शक्तियाँ। सातवीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन किन के मध्य होगा? तो हमने कहा 2 प्रकार का प्रशासन है हमारे यहाँ पर, केंद्र और राज्य। तो इन केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। लेकिन शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है? सूचियाँ बनाकर विषय जो हैं कानून बनाने के उनको बांट दिया गया है। जैसे हम कहें संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। संघ सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाता है। समवर्ती सूची कुछ ऐसे विषय हैं जो दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। अगर दोनों में कोई कंट्रोवर्सी हो तो केंद्र वाला प्रभावी ज़्यादा रहता है। तो इस आधार पर हम कहें केंद्र और राज्यों के मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा कहाँ किया गया है? सातवीं अनुसूची में किया गया है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत बार इनसे परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं। तो ये सातवीं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। 6 से 7 और 6 से शक्तियाँ। फिर हम बात करें आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची बहुत ज़्यादा चर्चित रहती है, लगभग सभी को याद भी होती है। आठवीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। भाषाओं को मान्यता दी जाती है ना। किसी भाषा को देखिए, एक होती है भाषा और एक होती है बोली। हम कहें भाषा किसको कह सकते हैं? जो बोली और लिखी दोनों जाती हो, जिसकी स्वयं की एक लिपि हो, जिसका स्वयं का एक व्याकरण हो, ऐसी बोली को फिर भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। बोली का क्षेत्र वैसे थोड़ा छोटा होता है, इनकी कोई अपनी लिपि नहीं होती है, तो भाषाओं को दर्जा आठवीं अनुसूची में दिया जाता है। मूल संविधान जब हमारा बना उस समय इसमें केवल 14 भाषाएं थी, धीरे धीरे इसमें ऐड होती गई। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं इसके अंदर? 22 भाषाएं हैं। आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। 21वां संविधान संशोधन हुआ तो 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा को मान्यता दी गई थी। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 को, इसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को मान्यता दी गई। तो पहले कितनी थी? 14 प्लस 1 जुड़ी कौन सी? सिंधी। कितनी हो गई? 15। और फिर ये 3 मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली प्लस 3 कौन से में जुड़ी? 71वें संविधान संशोधन के अंदर। एक कब जुड़ी है? 21वें संविधान संशोधन। 21, 71 वैसे भी याद रह जाएगा ना। इसमें 3 और जुड़ी तो 15 और 3 कितनी हो गई? 18। और फिर इसमें 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसके माध्यम से 4 इसमें और ऐड कर दी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हैं हमारी आठवीं अनुसूची के अंतर्गत। या यूँ कहें भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 14 से 22 याद रख सकें तो रख सकते हैं। 21वां, 71वां और 92वां संशोधन। 21वां, 71वां और 92वां संशोधन।
देखिए हमारे सिलेबस में संवैधानिक संशोधन होते हैं और बहुत बार हम उनको एक लिस्ट के रूप में पढ़ते जरूर हैं, लेकिन याद नहीं रहेंगे। जिस जिस संदर्भ में जो है वहीं से याद हमें आसानी से रह पाते हैं। तो 8वीं अनुसूची या यूँ कहें भाषा का संबंध किन किन से है, तो 21वें संविधान संशोधन से है, 71वें से है और 92वें संविधान संशोधन से है। तो ये 3 आप वैसे भी याद रख सकते हैं। वैसे भी याद करें, 21 याद करिएगा और 71 दोनों को जोड़ें तो भी कितना हो गया, 92। वैसे भी हो जाता है 21वां 71वां बराबर कितना हो गया, 92वां संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूची की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूल संविधान में 8 ही थी, पहले इसी को जोड़ा गया है और इसे जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके माध्यम से इसे जोड़ा गया था। अब हम कहें इसका संबंध किसके साथ में है, तो इसका संबंध है भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा से। याद रखिएगा, भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा से इसका संबंध था, उसकी समाप्ति से था। इसके द्वारा 31B जो है जोड़ा गया और इसमें कहा गया केंद्र और राज्यों के कुछ कानूनों को न्यायपालिका के विरुद्ध संरक्षण दिया जाएगा। 71B क्या व्यवस्था करता है, न्यायपालिका के विरुद्ध कुछ कानूनों को संरक्षण करता है ताकि उनकी न्यायपालिका समीक्षा नहीं कर सके। सीधी सी बात कहीं तो 9वीं अनुसूची में जिन विषयों को शामिल कर दिया जाएगा 31B के अनुसार, उनकी न्यायपालिका द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकेगी, क्योंकि हमें ये पता है कि न्यायिक पुनरावलोकन भारत में है और राज्य जो भी कानून बनाता है उसकी समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका के पास में है और उसे लगता है, ये सिद्ध होता है कि वो संविधान के अनुकूल नहीं है तो फिर उसे वो रद्द कर सकती है। लेकिन यहाँ देखें तो ऐसे विषय जो जरूरी है उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो फिर न्यायपालिका उनकी समीक्षा नहीं कर सकेगी। ऐसा प्रावधान था 31B में, लेकिन धीरे धीरे 9वीं अनुसूची से संबंधित कुछ विवाद हुए और धीरे धीरे उनमें सुधार हुआ। तो सबसे पहला आता है वामन राव वाद 1981 का। इसमें यह निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, ध्यान दीजिएगा, 24 अप्रैल 1973 के बाद में यदि कोई विषय 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए तो उसकी समीक्षा न्यायालय के द्वारा की जा सकेगी। पहले क्या है कि 9वीं अनुसूची में जिसको डाल दिया गया उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता, उसमें कोई समीक्षा नहीं कर सकता। तो वामन राव वाद में कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में किसी को डाला जाएगा तो उसकी समीक्षा की जा सकेगी। फिर आया IR कोहेल्हो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। इसमें यह निर्धारित किया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकेगी। पहले तो नहीं की जा सकेगी, बाद में की जा सकेगी। फिर लेकिन ये कहा गया, लेकिन यदि यह विषय मूल अधिकारों या मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। हमने कहा 9वीं अनुसूची में जो भी डाला गया उसकी समीक्षा न्यायपालिका नहीं कर सकेगी, लेकिन उसे ये महसूस होता है कि वो मूल अधिकार या भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अब मूल ढांचे का कंसेप्ट यहाँ से आता है, मूल ढांचे में क्या क्या है, किसको कहते हैं, वो आगे के चैप्टर में हम कभी उसको देख लेंगे, अभी यहीं तक सीमित रहते हैं। तो यानी मूल ढांचा, या यूँ हम कह सकते हैं कि जो बेस हो हमारे कानून का, हमारे संविधान का, जिसके बिना जो है संवैधानिक जो अपना महत्व है संविधान वो खो देगा। जिन विचारों के ऊपर टिका हुआ है अगर वही खत्म हो रहे हैं तो फिर उसे हमें यहाँ से समीक्षा करके हटाया जाना चाहिए। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में 284 विषय शामिल किए गए हैं। इसके बाद में हम बात करें 10वीं अनुसूची के विषय में, तो आप वैसे ही याद रखिएगा द से 10वीं और द से दल बदल। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। 8 ही थी, 9वीं भी जुड़ी और 10वीं भी जुड़ी। तो 10वीं को जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन से। कौन से 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 1985 के माध्यम से इसको जोड़ा गया और इसका संबंध जो है वो दल बदल से है। 11वीं अनुसूची 11वीं 12वीं जो है स्थानीय निकायों से है, याद रखिएगा। जैसे जैसे पंचायती राज आया वहाँ से हमने इसको शामिल किया था। स्थानीय स्वशासन से संबंधित है 11वीं, तो आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं। 10वीं दल बदल, ग से 11वीं और ग से ग्राम पंचायत। अगर कभी याद रखने में दिक्कत हो
परीक्षा में उलझ जाएं तो ऐसे याद रख सकते हैं। 11वीं अनुसूची कब जुड़ी है? 73वें संविधान संशोधन से। और 12वीं 74वीं। 11वीं में क्या है? 1992 से जोड़ा गया है, इसको भी 92 से जोड़ा गया है। बस ये 73वां संविधान संशोधन है, ये 74वां है। इसमें 11वीं में पंचायती राज को मान्यता दी गई है और 12वीं में नगरीय स्वशासन को मान्यता दी गई है। तो 11वीं पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत से संबंधित है और 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित होगी, इतना याद रखें। 11वीं में कितने विषय? 18 विषय। गांव छोटा होता है, इसमें नगरीय संस्थाओं को भी 18 विषय दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी जोड़ी गई। 8 थी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जोड़ी गई, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए है। कुछ विषयों को इसमें डाल दिया जाता है जिनकी न्यायपालिका द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन वो अगर मूल अधिकार का हनन करता है या मूल ढांचे को प्रभावित करता है तो उसमें एक संशोधन किया जा सकता है। लेकिन 10वीं अनुसूची दल बदल से, 11वीं ग्राम पंचायत से और 12वीं जो है वो नगर पालिका से है। तो दोस्तों ये थी हमारे संविधान की अनुसूचियाँ। छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट। आई होप आपने सभी कुछ अच्छे से पढ़ा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सीखा आपने वो भी बताइएगा। कुछ सुझाव हैं तो आपके लिए आमंत्रित हैं हमेशा, क्योंकि क्लास आपके लिए है, आपके अनुसार इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई जानकारी के साथ, नए तथ्यों के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।